अस्सलाम वालेकुम। पनामा केस के हवाले से जेआईटी की जो तहकीकात हैं अब वो अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। 3 मामले बड़े आम हैं। एक तो कतरी खत का, नून लीग ने भी पनामा तहकीकात के हवाले से जो सबसे ज्यादा जोर है वो कतरी शहजादे से तफ्तीश पर ही रखा हुआ है, क्योंकि ये वो वाहिद ऐसा नुक्ता नजर आता है जिससे बुनियाद बनाकर नून लीग इस कार्रवाई पर एतराज कर सकती है और कतरी शहजादे से तफ्तीश ना होने की सूरत में रिपोर्ट को जो है वो मुतनाज़े करार दिया जा सकता है कि उनके साथ फेयर प्ले नहीं हुआ और जेआईटी ने जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। पहली तो ये। दूसरा मामला जो है वो बड़ा तशवीशनाक है और वो ये कि मुस्लिम लीग नून जो है साजिश का जो लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर रही है। आज वजीर आजम ने भी जेआईटी पर बड़ी तनकीद की। इशारों के नायों में यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले के पीछे हुकूमत से भी बड़ी कोई कुव्वत है। अब प्रॉब्लम यह है कि जेआईटी को जब आप साजिश करने का इल्जाम देते हैं तो इसमें मोतबर इदारों के लोग भी शामिल हैं, बशमूल अस्करी इदारों के, जिनमें आईएसआई और एमआई के लोग भी हैं। इसके लिए अब चंद मीडिया रिपोर्ट्स को बुनियाद तो बनाया जा रहा है। पहली बात तो यह कि ये इदारे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो है वो इस जेआईटी में शामिल हैं और अपने मैंडेट के मुताबिक काम करें। दूसरा, सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो सकती है क्योंकि तासुर यह बन रहा है कि ये सब लोग इस साजिश में शामिल हैं। इससे बचना चाहिए। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का जो हाल हमारे यहां रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं। अब हम अपने सियासी दिफा या वोट बैंक को मुतमईन करने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्यों इन इदारों के किरदार पर इशारों में सवालात उठाए जा रहे हैं? इसकी बड़ी कोई वाज़ेह जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। तीसरा जो मामला है वो है 10 जुलाई के बाद मुमकिना मंजरनामा क्या होगा। अब अगर हम पॉसिबल सिनेरियोज देखें जो कि 10 जुलाई के बाद आ सकते हैं, उनमें पहला तो ये हो सकता है कि जो जेआईटी की रिपोर्ट है वो साबिका 5 रुकनी बेंच के पास जा सकती है और इसकी जस्टिफिकेशन जो है वो ये दी जा रही है कि जो बेंच का जो साबिका जो हुक्मनामा था वो जो था वो जजमेंट नहीं थी बल्कि वो ऑर्डर था। और ये जो है वो पीटीआई को बड़ा सूट कर सकता है ये सिनेरियो, क्योंकि उनको सिर्फ फिर एक वोट चाहिए होगा कि वो अकलियत को जो है वो अकलियती फैसला जो है वो उसको अक्सरियती फैसले में बदल दिया जाए। दूसरा सिनेरियो जो है वो ये कि अगर रिपोर्ट डैमेजिंग आती है प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से तो फिर मामला जो है वो एक रेफरेंस में जा सकता है, एक रेफरेंस दायर किया जा सकता है और ये फिर मामला जो है वो ट्रायल कोर्ट में चला जाएगा। अब ये फैसला जो है वो कहीं ना कहीं नून लीग को सूट करता है और उसकी वजह यह है कि फिर वजीर आजम तो बदस्तूर अपने ओहदे पर रहेंगे और ये मामला लंबा हो सकता है। और इसकी 2 बड़ी अहम जस्टिफिकेशंस हैं। एक तो अगर आप फैसला देखें तो उसमें जो ऑर्डर जो आया था, जो पहले बेंच ने दिया था पनामा केस के हवाले से, उसमें लिखा था कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है वो उनके खिलाफ बेंच जो है वो अगर कोई ऐसी चीज सामने आती है तो फिर वो फाइल कर सकता है एक रेफरेंस। और दूसरा जो इस हवाले से सबसे अहम जस्टिफिकेशन है वो ये कि आर्टिकल जो 10A है वो आइन का हर किसी को हक देता है कि उसका फेयर ट्रायल हो। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है, पॉसिबल सिनेरियो, कि अमल दरामद बेंच जो इंप्लीमेंटेशन बेंच है वही इस हवाले से फैसला दे दे। और ये कहा जा रहा है कि उस सूरत में होगा जब कोई बड़ी वाज़ेह जेआईटी के अंदर जो है वो बात की जाएगी या बहुत ही कन्विंसिंग किस्म का एविडेंस जो है वो सामने आ जाएगा। या तो बेंच जो है वो इंप्लीमेंटेशन बेंच ही मामला निपटा देगा या फिर इंप्लीमेंटेशन बेंच अगर ये ऐसा समझता है कि इस मामले पर मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है तो वो फिर ये इलेक्शन कमीशन को भिजवा सकता है। कानूनी माहिरीन का यह कहना है कि ऐसा पॉसिबल है क्योंकि जो अवामी नुमाइंदगी एक्ट है उसका सेक्शन 78, उस हवाले से आपको याद होगा पहले फैसले दिए गए थे और जाली डिग्री वालों की भी जो नाअहली और अहलियत का फैसला जो है वो इसी बुनियाद पर हुआ था। चौथा सिनेरियो ये कि एक नया बेंच बन सकता है और नया बेंच का जो काम है वो हो सकता है और इसमें चीफ जस्टिस का किरदार बड़ा अहम होगा। कोई नए लोग आते हैं, फिर ये क्या केस नए सिरे से सुना जाएगा जेआईटी की रिपोर्ट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और पांचवा जो मंजरनामा है वो भी बड़ा अहम है, वो ये कि जेआईटी जो है वो अपनी मुद्दत में तौसी के लिए जो है वो कह सकती है, मजीद मोहलत दी जा सकती है। और उसकी वजह ये है, जस्टिफिकेशन उसकी हमें ये नजर आती है कि जो कतरी शहजादे से तहकीकात का अमल है उस हवाले से जेआईटी को बड़ा वाज़ेह जवाब देना होगा। या तो एक बड़ी जो ठोस कानूनी वजाहत जो है वो जस्टिफिकेशन जो है वो देनी होगी या फिर जो है वो कतरी शहजादे से जाकर तफ्तीश करनी होगी। बहरहाल ये हमारे आज के जो इश्यूज हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, इन पर हमें बात करनी है और मेरे साथ एक बड़ा एस्टीम्ड पैनल मौजूद है, उनका मैं तारुफ करा दूं। सबसे पहले तो साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब वसीम सज्जाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुमताज कानूनदान है वसीम सज्जाद साहब, थैंक यू सो मच। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वजीर आजम के तर्जुमान, थैंक यू सो मच मुसद्दिक साहब। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ पेशावर से लिंक के जरिए मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मोहसिन अजीज साहब। और फाद हुसैन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ लाहौर से लिंक के जरिए मौजूद हैं। फाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आगाज करूंगा वसीम सज्जाद साहब आपसे। सर ये थोड़ी सी बातें तो मैंने भी की, ये बड़ा अहम सवाल है कि 10 जुलाई के बाद जब रिपोर्ट पेश होगी तो क्या होना है, और जो कानूनी माहिरीन है उनकी भी राय जो है वो उसमें भी इख्तलाफ हमें नजर आता है, मुख्तलिफ आरा नजर आती हैं। आपको क्या लगता है जब ये रिपोर्ट जाएगी उस बेंच के सामने 10 जुलाई को, तो उसके बाद क्या होगा? जी, पहली चीज़ तो ये है कि इसका इन्हिसार होगा कि जो GIT की रिपोर्ट है वो क्या आती है। क्या वो कहती है कि कोई सबूत सामने नहीं आया, कोई मटीरियल सामने नहीं आया, तो उसके बाद तो फिर मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ सामने आ गई तफ्तीश के दौरान, जो वज़ीर आज़म की फैमिली, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, या वो जो असल चीज़ थी कि मनी ट्रेल है नहीं है, तो जब ये रिपोर्ट पेश होगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो पहला सवाल ये है कि किस बेंच के सामने होगी। तो जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और जो अभी तक कार्रवाई हुई है, उससे ये नज़र आता है कि यही बेंच, जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन बेंच कहते हैं, इसी के पास पेश होगी और यही फैसला करेगा। इस फैसले में जो इस अक्सरियती बेंच ने दिया था, उसमें उन्होंने 13 सवाल रखे थे GIT के लिए, और ये हुक्म दिया था कि इन 13 सवालात पे आप तफ्तीश करें और हमें रिपोर्ट पेश करें, इसमें मवाद जो है वो इकट्ठा करें। इस मवाद की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट के सामने दो रास्ते होंगे। एक तो ये कि अगर वो मुनासिब समझते हैं तो इसको किसी अदालत में भेज दें, और वो अदालत अकाउंटेबिलिटी कोर्ट हो सकती है, या वो स्पेशल कोर्ट होता है जो FIA के केसेस सुनता है, उस पर यह मामला जा सकता है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि हम खुद नाअहली का फैसला कर सकते हैं। इन्हिसार होगा रिपोर्ट पे कि वो क्या मवाद है, और उसकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट खुद 62 और 63 के तहत नाअहली का फैसला कर सकता है, जिस तरह के पहले दो जजेस ने फैसला किया था। मजीद मवाद की राइट सर, मैं सर आपकी जो बात समझा हुआ है सब कुछ जो है GIT की रिपोर्ट पर मुनसर है। राइट सर, डॉक्टर साहब, PMLN क्या सोच रही है, क्या पॉसिबल सिनेरियो देख रहे हैं 10 जुलाई के बाद जब ये बेंच के सामने रिपोर्ट पेश हो जाती है? देखिए, एक तो आपने जो अपने तमाम मंजरनामे या सिनेरियोज पेश किए, उसमें एक सिनेरियो ये था कि कोई केस नहीं बनता और वजीर आजम साहब के ऊपर कोई चीज साबित नहीं हुई, इस वजह से वो घर जाते हैं। मैंने कहीं ना साथ साथ इसका जिक्र किया, वो आपने नहीं किया है। मैं बड़ी बाकायदगी के साथ आपके तमाम मंजरनामे सुने, और किसी जगह पे वजीर आजम वो आप नहीं, मैंने कह दें एक मरतबा ताकि हमारा दिल बिल्कुल ये रखने को इसमें शामिल है, मगर जब मैं ये भी है, जब मैं जिक्र कर रहा था दूसरे मंजरनामे का कि रेफरेंस जा सकते हो, मैंने ये साथ कहा कि अगर रिपोर्ट डैमेजिंग आती है, अगर रिपोर्ट में इस तरह की चीज सामने आती है, वो चीज कहते हैं कि मंजरनामा है कि रिपोर्ट डैमेजिंग नहीं आती, तो फिर तो वो मैंने कहा ना कि इंप्लीमेंटेशन बेंच ही इसको निपटा देगा। मैं यहीं से बात शुरू करता हूं। ये जो इस वक्त तासुर है, जिसमें किसी के गुमान में भी ये बात नहीं आ रही कि एक वजीर आजम जिसका नाम ना तो पैनामा के पेपर्स के अंदर है, ना अभी तक कोई पिछले कोर्ट के अंदर वाहिद लिंक जो बनता था वजीर आजम का, वो डिपेंडेंसी मरियम साहिबा से बनता था, वो डिपेंडेंसी के ऊपर फैसला आ चुका है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद कि वो डिपेंडेंट नहीं है, वजीर आजम का नाम नहीं है, और मामला उस वक्त का है जब 1978 में जब वजीर आजम लॉ कॉलेज से निकले थे या पढ़ रहे थे। इस सब के बावजूद आपके गुमान से ये जो बात नहीं गुजर रही, उसकी वजह जो है वो JIT का तरीकाकार है कि अभी तक जो यहां पर महाजराई हो रही है, जो तरीकाकार अपनाया जा रहा है, उससे एक तासुर फैलाया गया है पूरी अवाम के अंदर। यानी अगर आप तो सोचने समझने वाले लोग हैं, अगर आप जिक्र नहीं कर रहे तो आप आम अवाम के मुतल्लिक सोचें, जहां पे रोज शाम को एक थिएटर खड़ा होता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि इसमें क्या शक कि ये इन्होंने चोरी की है। अब हमें ढूंढना ये है कि चोरी क्या हुई है, किस जगह के ऊपर हुई है। अगर देखिए, अगर वजीर आजम ने कुछ किया है तो एक केस होना चाहिए कि आपने फला फला जगह से कोई करप्शन की है या फला फला वक्त के अंदर आपने कोई किकबैक ली है। अगर कोई केस है तो आपको यह दिखाना है कि ये जो पैसे थे ये इल्लीगली यहां से ट्रांसफर आउट किए गए। अगर कोई केस है तो आपको यह दिखाना है कि इन पैसों से वो फ्लैट खरीदे गए। अब ये सारा अगर पैनामा, जिसको बार बार PTI भी कह रही है कि पैनामा हमने तो नहीं ईजाद किया, बिल्कुल नहीं किया। पैनामा के अंदर तो जो 2 कंपनियां हैं जिसके नीचे 2 फ्लैट हैं या 3 फ्लैट हैं, उनका तो अब जिक्र नहीं है ना। 12 सवाल तो ऑल इनकम्पसिंग है
उस पर तो सारी चीजें शामिल है और इसीलिए सर देखें हमें इन्हीं चीजों के लिए तो जेआईटी बनी है ना? जी, मगर सवाल यह है कि जेआईटी क्या पैनमा के लिए बनी है, जेआईटी विच हंटिंग के लिए बनी है। जेआईटी जो है 1970 से लेकर आज तक शरीफ खानदान, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जेआईटी उन 13 सवालात के लिए बनी है, उसका मैंडेट तो डिफाइंड है डॉक्टर। अच्छा, अब चले मैं उसको अब जरा मोहसिन नजीर साहब से जरूर 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 मोहसिन नजीर साहब, एक तो खैर डॉक्टर साहब ने जो बातें की कि ये कोई विच हंटिंग भी हो सकती है, तरीकाकार पर सवाल। दूसरा, आपको 10 जुलाई के बाद जो है वो सिनेरियो क्या नजर आ रहा है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना है कि जेआईटी को मुतनाज़ क्यों बनाया जा रहा है। क्योंकि ये आप देखिए कि शुरू से जब से ये केस लगा है उस वक़्त से पहले TOR के उसके पीछे हम छुपते रहे, नून लीग यही बात करती रही, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब बीमार हो गए, बाहर तशरीफ ले गए। अब उसके बाद ये कोर्ट ने अपना जजमेंट एक तरह से दे दिया कि 2 जजेस ने कह दिया कि ये तो जी सादिक और अमीन नहीं है, बाकी 3 ने कहा कि जिसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो। अब इनके पास रास्ता सिर्फ ये रह गया है। सबसे पहली बात तो ये नज़र नहीं आती और समझ नहीं आती कि जेआईटी पता नहीं इनसे क्या सवाल करती है कि बाहर निकल के इतने आग बिगोला होते हैं और इमरान खान साहब के ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं। दूसरा ये कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के ये बाहर निकल के नाम लेते हैं। हमारी जो है फातिमा ज़हरा बीबी हैं, हज़रत उस्मान गनी साहब हैं, उनके आके ये बाहर नाम लेते हैं। तो एक तो मैं यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम अपने साथ उन अजीम हस्तियों की, उन शरीफ हस्तियों की नाम कम से कम ना लिया करें। बाकी बात रह जाता है जी कि इस वक्त जो नज़र आ रहा है, बात यह कि जेआईटी ने बड़ा अच्छा ये काम किया है कि उन्होंने ये जो तमाम जो कार्रवाई हो रही है उसको तकरीबन उन्होंने खुफिया रखा हुआ है, उस पर डिस्कशन खास नहीं हो रही। यही बार आके अपना जो है तो अपना बयान दे रहे हैं। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि चूंकि अभी तक इन्होंने कोई शवाहिद पेश नहीं किया, कतरी साहब जो हैं वो प्रिंस साहब जो हैं वो वहाँ पे जाके अपने महल में छुप गए। अब बात यह कि जी अब आप एक नया लॉ बनाएं कि जी गवाह मैंने पेश करना है और गवाह के लिए आप जा रहे हैं और उसके घर में जा रहे हैं, उसके घर में जाके उससे ले रहे हैं। इससे बड़ा अच्छा सर, कतर वाली जो तहकीकात है उन पर जरा बाद में आते हैं, मगर पहले मैं फात साहब, ये जिस कदर स्पेकुलेशन हो रही है, अभी जाहिर बात है बहुत सारी क़यासाराइयां हैं, मगर एक जो सियासी माहौल बना हुआ है, क्या आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं कि 10 जुलाई के बाद क्या कोई कुछ कहा जा सकता है कि ये मामला जो है वो क्या रुख इख्तियार कर सकता है? रहमान, थैंक यू वेरी मच। देखिए, चंद चीजें तो बिल्कुल वाज़ेह हो रही हैं। पहली चीज ये कि जब से ये मामला अदालत में आया है तब से 2 पैरेलल कोर्ट्स लगे हुए हैं। एक का जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तमाम तर दलाइल दिए जा रहे हैं और दूसरा जो है वो पब्लिक स्फीयर में। अब आप ये देखें कि जो पहला डिसीजन आया जिसकी बुनियाद पे फिर ये इंप्लीमेंटेशन बेंच बना, उस डिसीजन में उस वक्त तक कोर्ट में जितने भी शवाहिद थे वो प्रेजेंट किए गए और उसकी बुनियाद पे वो फैसला आया। वो सारा ओपन कोर्ट में था। अच्छा रहमान, उसके बाद से जब जेआईटी शुरू हुई है तो जो कुछ हो रहा है वो मेरी और आपकी नजरों से दूर है। हमें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कि वहां पे क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, क्या एविडेंस दी जा रही है, क्या रिमार्क्स हैं, क्या डिबेट है जो पैरेलल चल रही है, वो तब से डिबेट वही आर्ग्यूमेंट्स को रीहैश कर रही है जो जब वो सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस दिए जा रहे थे। यानी कि हमारे पास कोई भी नया डिफेंस या नया आर्ग्यूमेंट या नया एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम ये फैसला करें कि ये केस किस तरफ जा रहा है। पीटीआई वाले जाहिर बात है बार बार ये कह रहे हैं कि मनी ट्रेल नहीं है और पीएमएलएन ये अपनी जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअल टर्म्स रहमान इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वी रियली डोंट नो के अंदर क्या हो रहा है। मगर आपको नहीं लगता, मगर कुछ चीजें तो नहीं आई है ना मिसाल के तौर पे ये साजिश वाला जो था ये हमने खैर शुरू में नहीं सुना, मगर अभी ये जब से जेआईटी की कार्रवाई शुरू हुई तब से तो ये हम ये पीएमएलएन का एक नया डिफेंस सामने आया कि भाई वो सब कुछ भूल जाएं, केस कानून हर चीज एक तरफ, मगर साजिश भी है यहां पर।
देखिए, जिस तरीके से हम अभी तक ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाए कि ये मनी ट्रेल मौजूद है कि नहीं, और वही एस्टैब्लिश करने के लिए ये सारा मामला जीआईटी है और अदालत है, उसी तरह देखिए हम कॉन्क्रीट तरीके से तो एस्टैब्लिश नहीं कर सकते कि कोई साजिश हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि कोई सामने कोई एविडेंस नहीं है। मुझे सर अभी एक ब्रेक लेनी है। लेट मी जस्ट कम बैक टू दिस, लेट मी कम बैक टू दिस, क्योंकि मैं कतर वाला जो मामला है और पीएमएलएन का इस पर बड़ा जोर है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जरा जरूर चाहूंगा, ये कतर से तहकीकात वाला जो मामला है, इस पर जो है वो क्या कहते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट के 10 जुलाई के बाद मंजरनामा क्या होगा, और एक बड़ा अहम मामला है जो कि कतरी शहजादे से तफ्तीश या तहकीकात का है, और मैं वसीम सज्जाद साहब आपकी राय इस पर चाहता हूं। सर, अब जो रिपोर्ट जो बन रही है, मैं ये थोड़ा सा जरा लीगल पॉइंट है, और कुछ ऐसे मामलात आ सकते हैं, जिस तरह मैंने कतरी शहजादे का हवाला दिया, कि जिनके हवाले से फैक्ट्स शायद हो सकता है जीआईटी के पास ना आ सकें, और जो है वो जिन्हें हम कहते हैं कि आर्गुमेंट तो है, मगर उसके अंदर जो है वो फैक्ट्स जो होने चाहिए वो एस्टैब्लिश ना हो सकें, ना तो उसके खिलाफ और ना ही उसके हक में। उस पर जो है वो जीआईटी क्या अपनी राय दे सकती है, या फिर ये सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग के लिए है, या फिर जो है वो इस पर और मोहलत वो मांग सकते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? जी, इसमें पिछले दिनों जब ये मामला सामने आया था तो एक जज साहब ने फरमाया था कि अगर कतरी शहजादा पेश नहीं होता या इसके बारे में मालूमात नहीं देता तो ये इस ख़त की कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि ये कतरी शहजादे का ख़त वज़ीर-ए-आज़म के फैमिली की तरफ से पेश किया था, तो उनकी जिम्मेदारी होगी कि इनकी जो मंदरजात हैं उसको साबित करें। तो खाली सिर्फ मंदरजात साबित करने नहीं है, उस पर तफ्तीश होनी है और बहुत से सवालात उठाए जाने हैं, जिसकी निशानदही जो फैसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है उसमें जो शक व शुबात उस पर उठाए गए हैं, उसके बारे में जो सवालात उठाए गए हैं उसके बारे में सवालात करने हैं। तो खाली ये काफ़ी नहीं होगा ये कहना कि हाँ जी मैंने ये ख़त लिखा है, वो उन कतरी शहजादे से सवाल करेंगे और बहुत से सवालात बनते हैं। अगर वो सवालात के जवाब नहीं दे सकते तो मेरा ख्याल में सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस लेगी। सर, मगर मुझे ये बताइए ना, अगर कोई चीज अनआंसर्ड, वसीम सज्जाद साहब, अगर कोई चीज अनआंसर्ड रह जाती है तो क्या लीगली जो है वो उसका फायदा जो डिफेंडेंट है या इस केस में जो शरीफ फैमिली है उसको नहीं होगा? नहीं, इसका नुकसान होगा जी, क्योंकि जो दो जज साहिबान ने फैसला किया है जिसके तहत उन्होंने डिस्क्वालीफाई किए प्राइम मिनिस्टर को, उनका जो लॉजिक है वो ये था कि जी ये जिम्मेदारी बनती थी इन पे कि वो साबित करें कि उनकी मनी ट्रेल क्या है, कहाँ से आया है, प्रॉपर्टीज़ की कब खरीदी गई, क्या हुआ। तो वो जो बारी सबूत है वो उसको डिस्चार्ज नहीं कर सके, तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया था कि ये 62 और 63 के जुमरे में आता है। तो अगर कतरी शहजादे का खत साबित नहीं होता या उनके सवालात के नतीजे में कोई सही चीज सामने नहीं आती जो मुतमईन कर सके अदालत को कि मनी ट्रेल है, सारी चीज बाकायदा ठीक है, ये नहीं कहा जाएगा कि एडवर्स फेयर प्ले नहीं हुआ या इंसाफ के, मुस्लिम लीग नून ये तो कह सकते ना कि फेयर प्ले नहीं है, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। जी, ये सवालात ज़रूर उठाए जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी एतराज़ हो कि भी ये सही नहीं था या कानून के मुताबिक नहीं था या रूल्स के मुताबिक नहीं था, यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाए जा सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि क्या ये एतराज़ात दुरुस्त हैं या जो कुछ इन्होंने जीआईटी ने किया है वो ठीक है और उसमें हम आगे चल सकते हैं। ये हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। डॉक्टर साहब, मुकम्मल होगी रिपोर्ट अगर कतर तहकीकात या कतरी शहजादे से तफ्तीश या तहकीक जो है वो नहीं की जाती? देखिए, मैं दो तीन चीज़ें कहूँगा। अभी जिस तरह वसीम सज्जाद साहब कह रहे थे, मैं भी अदालत में मौजूद था जब कहा गया था कि कतरी अगर वो नहीं आते तो कहा गया था कि इसकी गार्बेज बिन की हैसियत है इसकी, और जिस तरह दीगर भी चीज़ें कही गई, खैर उनका क्या जिक्र के क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए वज़ीर आज़म के मुतल्लिक और दीगर हुकूमत के मुतल्लिक, उसको छोड़िए उस गुफ्तगू को। बुनियादी तौर के ऊपर आपको भी मालूम है क्योंकि आप कानूनदान हैं और वसीम सज्जाद साहब को भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, और राइट टू अ फेयर ट्रायल इज़ अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज द ह्यूमन राइट प्राइम मिनिस्टर का। इस बात को छोड़ें, अच्छा, ये हमें ये भी बात मालूम है कि वाहिद कानून जिसके अंदर बारे सबूत आपके ऊपर आता है वो नैब का कानून है, और इस वक्त नैब के कानून के तहत प्राइम मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा रहा। लेकिन इसको भी छोड़ें,
अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये होती ट्रायल कोर्ट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो जो नैब का कानून है उसके तहत ट्रायल किया जा रहा होता, रेफरेंस चला जाता, तो जो बोझ प्राइम मिनिस्टर पे है दैट इज टू गिव अ रीजनेबल प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। और अगर वो एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेबल नहीं है तो देन द काउंटर पार्टी जिन्होंने मुकदमा दायर किया है दे हैव टू प्रूव बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट दैट करप्शन टुक प्लेस, beyond any reasonable doubt that money was laundered and beyond any reasonable doubt that that money was used to purchase these properties। इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। इस सब को करने के लिए JIT बनाई गई थी। अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूं। कतर वाले पे आज मुकम्मल होगी रिपोर्ट या नहीं होगी, इसको मद्देनजर रखते हुए काबीना के एक फैसले के तहत रियासती ताकत जो थी लीगल म्यूचुअल असिस्टेंस की वो दी गई थी JIT को। तो पाकिस्तान की JIT जो है वो इस वक्त उसके पास रियासती ताकत है कि वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाकर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत वो तमाम डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफिकेशन मांग सके। ठीक, उसका एक लीगल तरीका कार है कि जब आप किसी मुल्क को खत लिखते हैं और किसी शख्स की गवाही चाहिए या कोई कागज चाहिए तो आपने उसको कैसे उसका हसूल करना है। जब आपके पास ये ताकत है तो 60 दिन में से जब एक दिन रह गया है खत्म होने में तो हमें ये नहीं समझ आ रही कि उन्होंने इस म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की जो ताकत है उसको इस्तेमाल करते हुए कतर में जाके क्यों नहीं ये कहा कि हम ये इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो कागजात, चले हमारे कागजात तो आप रद्द करना चाहते हैं, जो कागजात PTI ने जमा करवाए हुए हैं उन कागजात को टेस्ट करने के लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का इस्तेमाल करके उन ज्यूरिसडिक्शंस में जाके क्यों नहीं चेक किया गया कि जो कागजात इन्होंने काउंटर। आपको लगता है ये वेरिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होनी चाहिए, यहां पर जो नुक्ता है जो मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं कि जब ये सब कुछ नहीं हो रहा और हो क्या रहा है कि तारिक शफी साहब को कहा जा रहा है कि तुम मसूद महमूद बन जाओ, टर्न कोट बनो, यानी जिस तरह भुट्टो साहब को टांगने के लिए मसूद महमूद की गवाही जो है उसको बनाया गया था, स्ट्रक्चर किया गया था, उसी तरह तारिक शफी को प्रेशराइज किया, हमने लिख के दिया, प्रेशराइज किया गया, वो रिकॉर्डेड है वीडियो के ऊपर जिसमें उसको कहा जा रहा है कि तुम अपने एफिडेविट वापस लो। तो या तो ये मसूद महमूद का एक मिनट और एक्सटेंशन जो है, अगर आप एक दिन पहले जब मैं 1 मिनट लूंगा सिर्फ सर, जब वक्त खत्म होने में 1 दिन रह गया है और आप कतरी को खतो किताबत शुरू करते हैं जबकि वो कह रहा है कि आप आ जाएं मेरे पास, यहां से 30,000 का टिकट लें, वहां पर जाएं और मेरा इंटरव्यू कर लें, जब आप नहीं करते सही तो फिर आप एक्सटेंशन ढूंढ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को रोज आप मिलान करना चाहते हैं। अब ये डॉक्टर साहब ने जिस तरह डॉट्स कनेक्ट किए हैं, डू यू एग्री कि देखिए रहमान, यहां तक तो मैं एग्री करूंगा कि इस टाइम जो इस फैसले की अहमियत है, वो फैसला जिस तरफ भी जाए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के हक में जाए या उनके खिलाफ जाए, वो तो जाहिर बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है कि उस फैसले की बुनियाद क्या है। क्योंकि वो जो बुनियाद है जो बेस करेगी एविडेंस के ऊपर या उस एविडेंस को जोड़कर जो आर्ग्यूमेंट बनेगा, वो इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है रहमान, क्योंकि उसकी बेसिस पर जो भी आगे कार्रवाई होनी है कानूनी और सियासी, वो तमाम तर बेस करेगी उन शवाहिद पर, उस बुनियाद पर जिस पर वो फैसला है। आप एग्री, आप ये कहते हैं कि रिपोर्ट मुकम्मल होगी उस इंटरव्यू के बगैर जो उन्हें कतरी शहजादे से करना है, विल इट बी कंप्लीट? देखें, अगर उस रिपोर्ट में कतरी शहजादे से मुलाकात नहीं है तो वो मेरा ख्याल में उसकी कमजोरी समझी जाएगी। उस कमजोरी का इल्जाम किस पे है उस पे बहस हो सकती है, लेकिन वो रिपोर्ट में जरूर एक ग्लेयरिंग डिस्क्रिपेंसी होगी। ठीक है मोहसिन अजीज साहब, सर JIT को वहां जाना चाहिए कतर? देखिए आपकी आवाज कम आ रही है, लेकिन बात यह है रहमान साहब के कतरी शहजादा जो है उसको तो मैं समझता हूं कि 3 दफा खत लिखे गए। आई थिंक द फर्स्ट लेटर विच वेंट फ्रॉम JIT वाज फॉर कतरी शहजादा। अब वो जो है उन्होंने उसका जवाब पहले नहीं दिया, फिर उन्होंने कहा कि मैं आई स्टैंड बाय माय लेटर, फिर उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने उसको चांस दिया कि आप पाकिस्तान आ जाएं या हम जो है पाकिस्तानी एम्बेसी में आ जाते हैं। अब उसने तमाम डिक्लाइन कर दिया। तो मैं तो समझता हूँ सबसे पहली बात तो ये कि जो नवाज शरीफ साहब हैं और उनकी फैमिली है, उनका जो गवाह है वो एक्चुअली भाग गया है। यही इसी का तासुर पहले भी दिया जा रहा था कि कतरी शहजादा कभी आके इसको ऑन नहीं करेगा। यही गुफ्तगू कई दफ़ा TV पे भी और अदरवाइज भी महफिलों में हो चुकी है और इस पे ऊपर काफ़ी लोग शर्त भी लगाते थे और ज़्यादातर लोग यही कहते थे कि वो भाग जाएगा क्योंकि वो तफ्तीश जो है उसका सामने नहीं कर सकता, बिकॉज आफ्टर ऑल जो तफ्तीश में
पूछा जाएगा उससे, वो ट्रेल पूछा जाएगा। कतरी शहजादा ने तो सिर्फ अपनी याददाश्त लिखी है कि मुझे ये कहा गया था, मैंने ये सुना है। तो बात यह है कि जी जब तक वो अपने इस गवाह को पेश नहीं करते, मगर सर बेहतर नहीं होता अगर जेआईटी वहां जा सकती थी, जो जा सकती थी, तो वो जाकर कर लेते। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेनी, मुझे एक ब्रेक लेने दें। एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। एक तो जाने में हर्ज क्या था, चलिए माने लेते हैं। दूसरी बात यह कि वसीम सज्जाद साहब से आप पूछे, एक सेकंड सर, एक सेकंड, वसीम सज्जाद साहब से पूछ लीजिएगा कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एक तरीकाकार है। भाई मैं इसका दो तो नहीं बोल सकता, जीआईटी का दो तो नहीं, मेरे घरों में आवाज सी नहीं जा रही। जी मोहसिन रजीक साहब एक मिनट जरा दीजिएगा, डॉक्टर साहब बात कर लें। सवाल जो सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। सवाल यह है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार में एम्बेसी नहीं जाते हैं, वो आप वसीम सज्जाद साहब से पूछ लें। अच्छा। जब आप, और ये गवाही नहीं है जो पाकिस्तानी टेरिटरी पे होनी, ये इन्वेस्टिगेशन चलें इस पर हम जरा बात करते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट के 10 जुलाई के बाद मंजरनामा क्या होगा। फात साहब, मैं ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो, क्योंकि डॉक्टर साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी ब्रेक में भी इनसे बात हो रही थी, ये जो पीएमएलएन का बयानिया है साजिश वाला, क्या आप ये समझते हैं कि ये रेलिवेंट है अब भी, और क्या इसमें मेरिट है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये 90 की दहाई का था, मगर पीएमएलएन जो है वो अभी भी सोचते हैं कि नहीं, ये चीज जो है, ये साजिश वाली जो चीज है वो हो रही है। देखिए, जहां तक आपका सवाल है कि इसमें मेरिट है कि नहीं, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की बात जब की जाती है तो उसकी कोई एविडेंस तो होती नहीं। और जहां भी बार बार ये पूछा गया पीएमएलएन से कि आप बताएं आपके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, तो कोई जवाब नहीं आया, और मेरा ख्याल है आ भी नहीं सकता, क्योंकि जब साजिश ऐसी होती है तो हमेशा उंगलियां उठाने के लिए आपको एविडेंस की जरूरत होती है, और वो एविडेंस ढूंढना मुश्किल होता है। मगर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए हमारा एक पास तो है रहमान, उस माजी को हम भूल तो नहीं सकते। इस मुल्क में इस तरह के काम होते रहे हैं, मगर अभी रेलेवेंट है या नहीं है? देखिए हमारी उम्मीद है कि ये सब कुछ खत्म हो जाए और हो चुका हो। रेलेवेंट देखिए एक्चुअली ऑन मेरिट वी डोंट नो, लेकिन जहां पे इस वक्त एक हाई स्टेक्स पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें हर जमात, चाहे वो पीटीआई हो या वो पीएमएलएन हो, वो अपने अपने जो बेस है उसको अपील कर रही है। क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि इस लीगल बैटल के बाद नेक्स्ट बैटल एक पॉलिटिकल बैटल है। ये शायद उन्हें सूट, पीएमएलएन का ये नैरेटिव उन्हें सूट करता है अगर फैसला उनके खिलाफ आए। दुरुस्त है, गलत है, जाहिर बात है, कहना नामुमकिन है, तो फिर तो वैसे ही मेरा ख्याल है हालात और होंगे, कंपल्शन है। ठीक। अच्छा, मगर मोहसिन नजीर साहब, ये अगर कोई सिस्टम, लेट्स सपोज, ये जिस तरह से ये कह रहे हैं कि साजिश की जो बात है जमहूरियत के खिलाफ या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर लेट्स सपोज अगर वाकई कोई ऐसी बात है, तो आप लोगों का क्या मौक़िफ़ होगा अगर ये सिस्टम लपेटने की जो है वो कोशिश की जाती है, जमहूरी तौर पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को अनडेमोक्रेटिक मीन्स के जरिए गैर जमहूरी तरीकों से हटाने की कोशिश की जाती है? देखिए बात यह है कि जी ये साजिश कौन कर रहा है, ये बार बार आके ये कहा जा रहा है और उसका नाम नहीं लिया जा रहा। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, यहाँ मुसद्दिक मलिक साहब भी बैठे हैं, ये तो कम से कम इसको बताएं कि साजिश कौन कर रहा है। आया जुडिशरी कर रही, फौज कर रही है, आया कोई बाहर से साजिश हो रही है, कौन साजिश कर रहा है? हाँ, अगर नून लीग के अंदर से कुछ साजिशी बैठे हैं और वो नहीं चाहते हो, या वो चाहते थे, शुरू से चाहते थे कि वज़ीर आज़म साहब मुस्तफ़ी हो जाए, क्योंकि कम से कम नून लीग को बचा लिया जाए, क्योंकि एक पार्टी है, ठीक है जी, बैठ करते हैं, लेकिन पार्टी में और लोग भी मौजूद है। अगर उसके अंदर पार्टी और वो नहीं बता रहे तो वो एक अलग बात है। मगर मैं आपके सिर्फ आपकी ये चाह रहा था, आपकी राय है वाकई ऐसी चीज है, तो आपकी पार्टी क्या इस चीज पर क्लियर है कि ऐसी किसी भी इक़लाम की हिमायत नहीं की जाएगी? ये नहीं जी, हम तो बड़े इस पे क्लियर हैं। हाँ। हम इस पे बड़े क्लियर हैं और समझते हैं कि इसमें कुछ साजिश तो इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो घपला हो रहा है, एक तरफ तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और दूसरी तरफ जो है तमाम इंस्टीट्यूशंस को जो है खत्म किया जा रहा है, उनका जो रिट है अब आखिर में आके सुप्रीम कोर्ट की रिट को भी खत्म करने की। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब अब ये मेरा ख्याल है 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, आवाम लोग शामिल है। राइट, एक मिनट पर राय लेने दे। वसीम सज्जाद साहब, ये क्या वाकई कोई ऐसी सूरत हाल है, साजिश वाली जो बात है
आप क्योंकि सिंस आपने बड़ा क्लोजली 90 की दहाई में ये चीजें देखी हैं, सिचुएशन है कि एक तरफ इदारे हो सकते हैं, अदलिया हो सकती है, और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत हो सकती है। सियासी मामला है और एक बड़ा संगीन मामला है। इसके नताइज PML के लिए काफ़ी संजीदा हो सकते हैं। तो लिहाजा वो कि उसको एक लीगल के अलावा एक पॉलिटिकल शक्ल भी दी जा रही है। अच्छा। और अगर कोई फैसला आता है जो PMLN के खिलाफ होता है तो उसका एक पॉलिटिकल रिएक्शन जो है वो उसकी सकते वो मुमकिन हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट खुद इसको सुपरवाइज कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई भी नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट मुताबिक नहीं कर रही है, फेयरनेस के असूल के मुताबिक नहीं कर रही, और उनको पूरा मौका भी दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वो अपने इतराज़ात उठाएं, उस पर वो फैसला करेंगे, सुनेंगे। तो मेरा ख्याल में ये जो है कि जी फेयर नहीं है, इसका तो शायद सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला कर देगी। लेकिन जो सियासी रद्द-ए-अमल आए पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट में होगा शायद कि वो इसको सियासी शक्ल दें, कोई रेजिस्टेंस पैदा करें, तो वो एक सियासी इशू होगा। उसका मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट से आई गेट योर पॉइंट। फाज़ साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे बिफोर आई गो टू डॉक्टर? बाय द वे दोनों तरफ से आएगा ये रद्द-ए-अमल, दोनों तरफ से। यानी अगर फैसला प्राइम मिनिस्टर के तो मोस्ट लाइकली PTI की तरफ से रद्द-ए-अमल आएगा, और अगर उनके खिलाफ आता है तो PML की तरफ से। तो ये तो आना ही आना है। कॉल अवे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वाकई कोई बैकअप साजिश वाला लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो आप लोगों का बयानिया है? देखें, अंसार अब्बासी साहब ने एक आर्टिकल लिखा था, वो कॉल्स के हवाले से आए हुआ, गलत साबित हुआ नहीं हुआ। उमर चीमा साहब ने एक आर्टिकल लिखा था सिक्योरिटी के हवाले से, वो गलत साबित नहीं हुआ। अहमद नूरानी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है सिक्योरिटी के हवाले से, सेक्रेटेरिएट सर्विसेज के हवाले से, क्या वो डिनाई हुआ? नहीं। 4-5 और आर्टिकल्स जो आपकी तरह के अहले कलम हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने ये तमाम चीजें एविडेंस के साथ लिखी हैं, सारी नहीं, मगर वो अगर आप ये नहीं डिनाई नहीं, एक्सेप्ट हुआ। दो तमाम चीजें जो मैंने अभी जो जिक्र किया है, जिन चीजों का, मां सिवाय आखिरी वाली जो कल आई है रिपोर्ट अहमद नूरानी साहब की, वो चीजें तो अब उसके बाद अगर सुहेल वड़ाइच साहब भी एक रिपोर्ट लिखते हैं, सारी रिपोर्ट्स जो वो लिख रहे हैं वो तमाम इदारों के लोग शामिल हैं। JIT, अगर आप JIT को साजिश कह रहे हैं तो फिर आप उन इदारों कि जिस MI और ISI के लोग भी उसके अंदर हैं। जिस दिन हमने किसी का नाम लेना होगा, बरमला आपके प्रोग्राम में सबसे पहले आकर लेंगे। अभी हम साजिश के कॉन्टूर्स आपके सामने रख रहे हैं कि लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उनको वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। कतर का जो हमारा, हम कह रहे हैं कि कतर वाले पैसे इन्वेस्ट हुए, उनसे सवाल जवाब नहीं पूछे चीजों में से, और उसके अलावा जो आप लोग कह रहे हैं, मैंने गिनवा दिया, मैं 5 और भी गिनवा सकता हूं। वो तमाम चीजें जो ये लोगों के सामने आ रही हैं और साबित हो रही हैं कि हाँ ये कॉल्स हुई, हाँ ये सेक्रेटेरिएट सब सामने आ रही हैं। जब ये चीजें सामने आ रही हैं देखिए, अगर आप जनरल टर्म्स में साजिश का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो किसी को भी पता नहीं। सवाल बड़ा सिंपल है कि अगर मैं अगर आप स्पेसिफिक्स में समझने की कोशिश करें, मैं आपको कहता हूं मैंने आपसे पैसे लिए, हमें किसी ने कहा है कि कतरी अपने तरीकाकार से चल रही है, अपने समन लेकर जा रही है, किसी ने PMLN को कहा है कि आप कतरी शहजादे को लेकर आए, उनके पास रियासत की ताकत है, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम जो हमने आपको एविडेंस कहा है कि यहां पर है, वहां पे जाके क्यों नहीं पूछते? आप कहते हैं हम नहीं पूछेंगे क्योंकि वो एम्बेसी में नहीं आ रहा, क्योंकि हमने उसको खत लिखा है। तो हमारे लिए, क्योंकि आप हमारी वजाहत को फिर लगता है ऐसे कि रद्द करना चाहते हैं कि हमने लिखा था, उसने ये कहा, रद्द नहीं करना चाहते। जब वो क्लियर नहीं आएगी तो फिर तो सवाल पूछा जाएगा ना। मैं उसी चीज पे वापस जाता हूं, 30,000 अगर आपसे बड़ी कोई ताकत मौजूद है आप और वो साजिश कर रही है, आप मैं देखिए, मुझे अगर सबूत मेरे पास हो, जैसे फहद साहब कह रहे थे, तो मैं जरूर नाम दूं। लेकिन जब आप कहते हैं कि लेके कतर जाके ये इंटरव्यू नहीं करना, और ये इन्वेस्टिगेशन है, ये गवाही नहीं है कि आपने किसी जगह पे पाकिस्तानी ज्यूरिसडिक्शन में आके देनी है, इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आपके घर में महल से पूछ सकते हैं कि शाम को कोई आया था। तो जब आप कहते हैं मैं ये नहीं करूंगा, तो सवाल ये उठता है कि आप ये क्यों कह रहे हैं? राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, फाद साहब
के जरिए वसीम सजाद साहब और मोहसिन अजीज साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 जुलाई के बाद अगर रिपोर्ट आती है तो जो मुमकिन मंजर आसार आई है, मगर बहुत कुछ मुनसिर है जो रिपोर्ट में आता है। और डॉक्टर साहब की मैं बात को सेकंड करूंगा कि उसमें जो दूसरा सिनेरियो है वो भी रूल आउट नहीं करना चाहिए कि वजीर आजम जो है उनके खिलाफ दिया जा सकता है, और अगर डैमेजिंग आती है तो फिर उसके बाद क्या होगा ये भी देखना होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।